Codes of Unit 2 Codes of Medical Practice. इसमें we will discuss the Declaration of Geneva. The Declaration Geneva was adopted by General Assembly of the World Medical Association. These are the codes in which we have to follow that. World Medical Association, WMA, it is at Geneva in 1948 and amendment जो changes होते रहते हैं, it is in 68, 84, 94, 2005 and 2006 और recent भी कुछ changes हुए हैं. It is a declaration of physician dedication to the humanitarian goal of medicine कि जो हमें जो होते ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मतलब वो इंसानियत के उसमें कि हमें जो मेडिसिन का जो गोल है हमें उनको ह्यूमंस को डेडिकेट करना है कि उसमें जो भी हमारा डायग्नोस्टिक और जो भी हमारा थेरेपेटिक जो भी एक्सपेरिमेंट हो वो हमारे ह्यूमन बीइंग को बेनिफिट करने के लिए लगे, ना ही उनको एक गिनी पिग की तरह यूज करने में. It is a declaration of physicians' dedication yoga, a declaration that was specifically important in view of the medical crime which had just been committed in Nazi Germany. After World War II, Germany में काफी illegal उसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर जो बिल्कुल डिजास्टर थे एंड दे वर कंसीडर्ड एज अ मेडिकल क्राइम. तो उस सब को देखते हुए बहुत सारे लॉज बनाए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए उन लॉज को करने के लिए और एक जो जेनेवा है जिसने पूरा इसको शुरुआत की है एज ए WMA वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने, तो वो सब चीजें प्रैक्टिस में ला रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ फ्रूटफुल चेंजेस कर रहे हैं. The Declaration of Geneva was intended as a revision of the Oath of Hippocrates to a formulation that oaths moral truth that could be comprehended and acknowledged in a modern way. The original Declaration Geneva reads, at the time of being admitted as a member of the medical profession, a doctor must take the following pledge. इसमें कई सारे प्लेज हैं जो डॉक्टर को लेने हैं और उसको फॉलो करने हैं. इसमें I solemnly pledge to consecrate मतलब state formally in a special ceremony, dedication, कि मैं अपना जो पेशेंट मतलब जो हम सर्विस करेंगे ह्यूमैनिटी के लिए उसको हम कंप्लीटली डेडिकेशन के साथ करेंगे और हम अपने टीचर को रेस्पेक्ट देंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे और हम अपने प्रोफेशन के लिए को हम बहुत ही कॉन्शियस और डिग्निटी के साथ फॉलो करेंगे. Or the health and life of my patient will be my first consideration. I will respect the secret which are confided in me. कि हमें पेशेंट से रिलेटेड जो भी सीक्रेट है वो सिर्फ मेरे अंदर होगा, मैं केवल जानूंगा और फिर पेशेंट जानेगा, उसके अलावा कोई भी तीसरा बंदा नहीं जानेगा. कोई भी हम लोग पेशेंट के लिए हम लोग उसकी जो सीक्रेसी है वो डिस्कस नहीं करेंगे और अगर डिस्कस भी करेंगे विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट. I will maintain by all means in my power the honor and the noble tradition of the medical profession. My colleagues will be my brothers. I will not permit consideration of religion, nationality, race, party politics, or social standing to Your intervene voice is between. not audible to me. Is it ऑडिबल audible? मैम, क्लियरली ऑडिबल. आपको सुनाई नहीं आ रहा है तो ईयरफोन्स लगाओ शायद, इसलिए कम साउंड आ और रहा एक होगा. बार वो करके फिर से ज्वाइन कर लो, हो सकता है कुछ उसकी प्रॉब्लम हो नेटवर्क की. हाँ, मुझे तो क्लियर आ रहा है. और किसी को इशू हो रहा है क्या? No, the voice is very clear. Yes, Okay. voice is clear. ठीक है, कंटिन्यू करें. Yeah. Okay. Yes. So I will maintain the utmost respect for human life. Human life के लिए मेरा बिल्कुल respect रहेगा. From the time of its conception, मतलब जैसे ही कोई भी फीमेल कंसीव करती है, even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the law of humanity. कि किसी के भी प्रेशर में आकर या किसी भी उसमें अंडर थ्रेट में हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो मेरे मरीज को नुकसान पहुंचाए. I make these promises solemnly, freely and upon my honor. उसमें फिर कुछ amendments किए गए
जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल मैं वो बोल देती हूँ, पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चेंजेस हुए हैं उसमें आई विल रिस्पेक्ट द सीक्रेट दैट आर कन्फाइडेड इन मी इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट हैज डाइड। अगर पेशेंट की डेथ भी हो जाती है तो भी उसका सीक्रेट मेरे पास ही रहेगा। फिर जो चेंजेस है, माय कोलीग्स विल बी माय, पहले में था ब्रदर्स, इसमें है माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो भाई शादी किससे करें, ठीक है। आई विल नॉट परमिट कंसिडरेशन ऑफ एज, इसमें रिलीजन भी था, इसमें एज है, डिजीज और डिसेबिलिटी, क्रीड, एथनिक ओरिजिन, जेंडर। पहले में जेंडर नहीं था, उन्होंने अमेंडमेंट किया और ये सब चीजें उन्होंने ऐड की। पॉलिटिकल एफिलिएशन, रेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, social standing or any other factor to intervene between my duty and my patient. और जो चेंजेस हुए हैं, आई विल नॉट यूज माई मेडिकल नॉलेज टू वायलेट ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज इवन अंडर थ्रेट। मतलब थ्रेट में भी हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज को ब्रेक करता हो। बाकी सब सेम है। नेक्स्ट इज हिपोक्रेटिक ओथ। The Hippocratic Oath is an oath historically taken by physician and other healthcare professional. जब हम लोग अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं तो हमें एक हिपोक्रेटिक ओथ पे साइन करना होता है। It is widely believed to have been written either by Hippocrates, often regarded as the father of Western medicine, or by the one of his student. ये क्वेश्चन आया हुआ है, the oath is written in Ionic Greek, late 5th century BC. जो आयोनिक ग्रीक वाला है ये क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, एंड इज यूजुअली इंक्लूडेड इन द हिपोक्रेटिक कॉर्पस। क्लासिकल स्कॉलर लुडविग एडलस्टीन proposed that the oath was written by Pythagorean. A theory has been questioned due to the lack of evidence for a school of Pythagorean medicines. ये थोड़ा सा इसको मैं स्किप कर रही हूँ। Modern use and relevance. The oath has been modified multiple times in several different countries. बहुत सारे इसके वर्जन्स हैं। हिपोक्रेटिक ओथ का एक इंग्लिश वर्जन है और एक इंग्लिश वर्जन 1 और इंग्लिश वर्जन 2। पर अभी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मॉडर्न वर्जन, हिपोक्रेटिक ओथ का मॉडर्न वर्जन। इट इज रिटन इन 1964 बाय लुइस लेसैग्ना। ये क्वेश्चन भी शायद है एमसीक्यूज में हमारे। जो हिपोक्रेटिक ओथ है जो मॉडर्न वर्जन है, इट इज रिटन इन 1964। एकेडमिक डीन ऑफ द स्कूल ऑफ मेडिसिन एट द टफ्ट यूनिवर्सिटी, ये टफ्ट यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यूज में। एंड यूज इन मैनी मेडिकल स्कूल्स टुडे। इसमें ये सारी चीजें हैं। आई स्वेयर टू फुलफिल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड जजमेंट दिस convenient. I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk and gladly share such knowledge. I will apply for the benefit of the sick all measures that are required, कि मैं मतलब पेशेंट के लिए वो सारे जो भी रिक्वायर्ड उसके लिए मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, मैं उसको यूज करूंगी। दूसरी चीज, आई विल रिमेम्बर दैट आर्ट ऑफ मेडिसिन एज वेल एज साइंस, ये सिंपैथी, एम्पैथी और जो एक वार्म रिगार्ड होता है पेशेंट के लिए, एंड वो अंडरस्टैंडिंग में आउटवे द सर्जन्स नाइफ और द केमिस्ट ड्रग। आई विल नॉट बी अशेम्ड टू सो आई नो नॉट, मतलब कि अगर कुछ चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसमें मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए कहने के लिए कि भैया मैं नहीं जानती। मैं तुमको इससे जो स्पेशलिस्ट है, जैसे कुछ न्यूरोसर्जन की सर्जरी की प्रॉब्लम है, उसको न्यूरोफिजिशियन की प्रॉब्लम है, तो उसको हम उनके स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। उस पर ये शर्म नहीं ये आनी चाहिए कि हाँ मुझे नहीं आता। फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, I will respect the privacy of my patient, for their problems are not disclosed to me, the world may know. Most especially must I tread with care in matter of life and death. If it is given me to save a life, all thanks, but it may also be within my power to take a life. कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मुझे एक पेशेंट ऐसा मुझे मिला है जिसकी मुझे उसकी लाइफ बचानी है, ये मेरे हाथ में है, बट एवरीथिंग इज नॉट इन माय हैंड।
We are not a god. We have ability कि we can do our best for the patient as a therapeutic or treatment based. Then if I am to care adequately for the sick, ये सारी चीजें हैं कि मैं sick की केयर करूंगी, मैं उसकी डिसीज को प्रिवेंट करूंगी, जितना हो सके मैं कोशिश करूंगी कि उसका प्रिवेंशन हो जाए उस डिजीज का, ये सब चीजें हैं. The thing is 2.3 is the Declaration of Helsinki, DOH, Declaration of Helsinki. The Declaration of Helsinki, DOH, is indisputably a remarkable document. In less than 2000 word, ये हमारा ये क्वेश्चन है, DOH के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है MCQs में. In less than 2000 words, the World Medical Association WMA spells out a set of ethical guidelines for physician and other participants in medical research. कि जो physician participants वो होते हैं जो स्टडी में हमें हेल्प करते हैं. अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी मेडिसिन के बारे में या किसी भी प्रोसीजर के बारे में, जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो हमें उस मेडिकल रिसर्च में हेल्प करता है. तो कुछ एथिकल गाइडलाइंस बनी है फिजिशियन के लिए भी और कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए भी. Then at the recent scientific session held in association with WMA annual assembly, various independent experts on research ethics confirmed the central role of this documents. This document is a cornerstone pertaining to medical research ethic and as the most widely recognized source of ethical guidance for biomedical research. जो बायोमेडिकल रिसर्च है, ये पूरा जो चैप्टर है पूरा उस पे बेस्ड है कि फिजिशियन को क्या करना है और पार्टिसिपेंट्स से क्या करना है. वन ऑफ द डार्केस्ट एपिसोड्स इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसका ये बता रहे हैं कि जो नाजी जर्मनी में हुआ था, जो उन्होंने कैंप्स में जो विक्टिम्स थे उनके साथ उन्होंने वहां पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए थे. So was exposed at the Nuremberg trial of 1947. Nuremberg trial of 1947 के बाद जो उन्होंने वो बनाए सारे जो पॉइंट्स बनाए, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड टू विच द फिजिशियन मस्ट कन्फर्म मतलब he has to obey the rule or law when carrying out experiments on human subjects. कि जब वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो बाय रूल करेगा कि इस रूल के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर जाके नहीं. अगर कुछ भी जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज अगेंस्ट द लॉ. The original DOH is seen as having its root in the Nuremberg Code. The original DOH also state DOH मतलब Declaration of Helsinki, इसका short form है. It is also stated in the field of clinical research, a fundamental distinction must be recognized between clinical research in which aim is to essentially therapeutic for a patient, मतलब patient के लिए उसका treatment होना चाहिए, and clinical research, the essential object of which is purely scientific and without therapeutic value to the person subjected to the research. इसमें यह है कि जो भी उसमें जो फंडामेंटल जो चीजें होनी चाहिए वो क्लिनिकल रिसर्च होनी चाहिए, जो पेशेंट है उसका थेरेपेटिक मतलब उसके ट्रीटमेंट के लिए. दिस लेड टू द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट. इसमें उन्होंने कुछ इसमें पॉइंट्स में इसमें दिया हुआ है कि दे हैव इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स. उसमें बेसिक प्रिंसिपल आते हैं, क्लिनिकल रिसर्च उसके बारे में है विद प्रोफेशनल केयर, नॉन थेरेपेटिक क्लिनिकल रिसर्च. मैम आप 2.4 पढ़ा रहे हो 2.5? अच्छा 2.4 पे आ जाओ. आप अभी कौन सा पढ़ा रहे थे, मेरे को समझ में नहीं मैं आया. 2.3 कर रही थी अभी DOH. अच्छा मैम ठीक है, मैंने उसको नीचे ले ली थी ज्यादा इसलिए पूछी. एक्चुअली कुछ वो है ना चेंजेस हैं कि फर्स्ट रिवीजन टोक्यो में हुआ, सेकंड रिवीजन फिर वेनिस में हुआ, तो वो छोटे छोटे चेंजेस हैं इसमें. बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है,
बट फिर भी थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हर जगह पर डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक और प्रोफाइलेक्टिक प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है कि आप डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक और प्रोफाइलेक्टिक कैसे यूज करो और कब यूज करो। फिर है द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, WMA। ये पूरा ग्लोबल है, जैसे हमारे इंडिया में है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA। ये ग्लोबल है, तो ये हो गया वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन। इसमें जो फर्स्ट रिवीजन हुआ है वो टोक्यो में हुआ है 1975। इसमें इन्होंने इन्होंने सिर्फ एक एडिशन किया है इसमें, इन टर्म्स ऑफ द एंसुइंग कंडक्ट ऑफ मेडिकल रिसर्च वाज द रिक्वायरमेंट दैट इंडिपेंडेंट कमिटी रिव्यू रिसर्च प्रोटोकॉल, कि एक इंडिपेंडेंट कमिटी होगी जो भी रिसर्च प्रोटोकॉल से उनको रिव्यू करेगी। Another major development was a significant elaboration of the requirement for informed consent, कि जो भी उसमें पार्टिसिपेंट है वो प्रॉपर इन्फॉर्म कंसेंट देगा फॉर दैट स्टडी, रिसर्च के लिए। सेकेंड रिवीजन वेनिस में हुआ 1983। जो टोक्यो में जो DOH दिया है वो क्या है? तो टोक्यो में दिया था जो फर्स्ट डिवीजन, जो DOH वो क्या है? DOH मतलब डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है, ये WMA जो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है, इसने ये लेस देन 2000 वर्ड्स में उसने सारी एथिकल गाइडलाइंस जो होती है ना, एथिकल गाइडलाइंस मतलब फिजिशियन को अपने पेशेंट पे जो रिसर्च कर रहा है उसके बारे में क्या उसकी गाइडलाइन है, मतलब वो कहते हैं लक्ष्मण रेखा, कि ये करना है और ये नहीं करना है, एथिकल गाइडलाइंस। कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उनको गिनी पिग की तरह उनको यूज किया और बहुत सारे उन्होंने उनको वो किया, तो ये सब चीजों को वो करने के लिए कि ये सब चीजें आगे ना हो। तो जो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने जो इस चीज को जो लिखा है उसको डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी कहते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। इसको इसको इन्होंने वो भी किया था। ठीक है। और एक जो ओरिजिनल वाला था, इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल रिसर्च अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन मस्ट बी रिकॉग्नाइज बिटवीन द क्लिनिकल रिसर्च, ये वाला डिस्कस हो गया था। फिर हो गया फर्स्ट रिवीजन, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप कुछ भी उसमें करेंगे तो आपको उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो आपका इन्फॉर्म कंसेंट पेशेंट की लेकर ही आप कुछ भी रिसर्च या जो भी आप कर रहे हैं वो आपको करना होगा। सेकेंड रिवीजन में क्या हो गया, ये हुआ 1983 में। 4 मेनली चेंजेस हुए हैं। वर्ड डॉक्टर की जगह दे चेंज टू द फिजिशियन, कि डॉक्टर यूज नहीं करेंगे, फिजिशियन करेंगे। In the introduction, the quotation from the introduction from the International Code of Medical Ethics changed slightly as the wording of this code had changed. Also in the introduction, the Latin phrase of fortio was changed to especially in the statement. वो छोटे छोटे चेंजेस हैं इसमें जो ये लोग अपने हिसाब से इन्होंने किया है। इन करंट मेडिकल प्रैक्टिस, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक और प्रोफिलैक्टिक प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हजार्ड्स। कुछ भी प्रोसीजर्स अगर होते हैं तो उनके भाई कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये जो होता है ये मेनली बायोमेडिकल रिसर्च में आता है। Finally, in the basic principle section, the requirement that where a minor is able to give a consent, that such consent should be sought was added to paragraph 1.1 dealing with situation of legal incapacity for consent. एक उसमें क्वेश्चन है शायद कि 12 इयर्स के बच्चे का कंसेंट आप उसमें क्या करोगे, तो उसमें वही है कि वो जो गार्जियन होगा वो करेगा। सॉरी। थर्ड रिवीजन हुआ है हांगकांग 1989 में। इसमें द ओनली चेंज इन वर्डिंग विच अकर इज पैराग्राफ 1.2। अब जो भी पैराग्राफ 1.2 है उनके 1200 वर्ड्स में अंडर द सेक्शन बेसिक प्रिंसिपल, उन्होंने कहा ना, एक तो हो गया इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, उसमें आ गया बेसिक प्रिंसिपल, क्लिनिकल रिसर्च कंबाइंड विद प्रोफेशनल केयर, एंड थर्ड है नॉन थेरेपेटिक क्लिनिकल रिसर्च।
इसमें जो चेंजेस किए हैं वो बेसिक प्रिंसिपल में किए हैं। जो DOH है 3 चीजें हैं, बेसिक प्रिंसिपल, क्लिनिकल रिसर्च कंबाइंड विथ प्रोफेशनल केयर, और थर्ड है नॉन थेरेपेटिक क्लिनिकल रिसर्च। इसमें केवल एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है। देन उसमें जो चेंजेस हुए हैं बेसिक प्रिंसिपल्स में, previously the declaration required that the experimental protocol should be transmitted to a specifically appointed independent committee for consideration, comment and guidance. Transmitted for consideration, comment and guidance. इन्होंने क्या किया है? It should be transmitted to a specially appointed independent committee for consideration, comment and guidance. कि एक कमिटी बनाई जाए कि कंसीडर करना है कि नहीं, क्या कमेंट करना है और कैसे उसको, अगर गाइडेंस मतलब कि कोई अगर चेंजेस करने हैं तो उसमें चेंजेस कर दे। मतलब कि अगर कोई भी फिजिशियन किसी भी पेशेंट पे कोई रिसर्च कर रहा है तो उसकी एक कमिटी बनेगी। ठीक है। तो जो कमिटी है वो उस रिसर्च को कंसिडर करेगी जो वो करना चाहता है, उस पे कमेंट करेगी और गाइडेंस देगी कि उसमें क्या और चेंजेस हो सकते हैं। In 1989 में protocol were now to be transmitted for consideration, comment and guidance to a specially appointed committee independent of the investigator and the sponsor. इसमें जो भी स्पॉन्सर है या इन्वेस्टिगेटर है उनसे बिल्कुल फ्री होकर एक कमेटी बनेगी जो अपना डिसीजन दे सकती है। दैट दिस इंडिपेंडेंट कमिटी इज इन कंफर्मिटी विद द लॉज, मतलब ये लॉज के हिसाब से, रूल के हिसाब से काम करेगी और जो उस कंट्री के रेगुलेशंस होंगे उसको, जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग चलाएगी। ठीक है। फिर आया फोर्थ रिवीजन जो हुआ साउथ अफ्रीका में 1996 में। उसमें वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन अडॉप्टेड द फॉलोइंग एडिशन, मेडिकल रिसर्च कंबाइंड विथ क्लिनिकल केयर। मतलब आप रिसर्च तो कर लो पर उसके साथ ही आपको पेशेंट की केयर भी करनी है, क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्लिनिकल, ये जो बोल रहे हैं कि मेडिकल रिसर्च कंबाइंड विद क्लिनिकल केयर, इसमें यह है कि अगर कोई पेशेंट किसी डिजीज, हमने 2 पेशेंट लिया, एक को एक मेडिसिन दी, दूसरे को, जिसको हम लोग प्लेसबो कहते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ उसको नॉर्मल, जैसे एक किसी को मेडिसिन दिया तो उसमें कोई सॉल्ट है उससे रिलेटेड, और प्लेसबो क्या होता है कि उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, ये सिर्फ एज अ, जैसे अगर इंजेक्शन लगाना है तो नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन लगा दिया, और अगर कोई मेडिसिन देनी है उसमें कोई एंटीबायोटिक या जो हमें ड्रग का एक्सपेरिमेंट करना है वो हमने दे दिया। तो यहाँ पर हमें, जहां हमने उसको नॉर्मल सलाइन दिया, वहां हम उसको क्लिनिकल केयर भी करनी है कि बाई चांस उस पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वी हैव टू गिव द प्रॉपर ट्रीटमेंट टू दैट पेशेंट। ठीक है। फिर है उनकी क्लॉज 2.3 में है, in any medical study every patient including those of a control group if any should be assured of the best proven diagnostic। एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक होता है टेस्ट ग्रुप। कंट्रोल मतलब जिसको आपने कुछ नहीं दिया, और टेस्ट मतलब जिसमें आपने उसको दिया, मगर जो कंट्रोल ग्रुप है उसको भी आपको डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक आपको ट्रीटमेंट देना है बाद में। This does not exclude the use of inert placebo in its studies where no proven diagnostic or therapeutic method exists. This occurred in the context of rising disquiet about the use of placebo control in studies of maternal-fetal HIV transmission. Maternal-fetal उसमें HIV transmission का मतलब यही होता है, वो जो मतलब वो ये PPT सिटी सेंटर्स जहाँ पर होते हैं वहां पर ये जो है जो ये प्लेसबो कंट्रोल्स है, इसमें ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर मैटरनल फीटल HIV ट्रांसमिशन, मतलब मदर टू फीटल जो HIV ट्रांसमिशन होता है, उसमें अगर प्लेसबो देते हैं तो वो डिस्क्वाइट है, मतलब ये सही नहीं है, इसमें तो हमें HIV का ट्रीटमेंट तो पेशेंट को देना ही है। तो ये इसमें केवल हम लोग केवल कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, जिससे ये होता है कि हम उसमें ये टेस्ट कर रहे हैं और ये डायग्नोसिस हमारी बन गई।
उसके बाद फिर उसको हमको ट्रीटमेंट देना ही देना है, ठीक है। फिर आया 2000 वर्जन ऑफ द DOH इज कम्प्लीटली रीस्ट्रक्चर्ड, फिर से उसको रिस्ट्रक्चर किया गया। फिर इनका जो डिक्लेरेशन है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में है, इन मेडिकल रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट कंसिडरेशन रिलेटेड टू द वेलबींग ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट शुड टेक प्रेफरेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी। कि इन मेडिकल रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट, अगर हम ह्यूमन सब्जेक्ट पे कोई भी मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं तो हमें उस ह्यूमन की वेलबींग को कंसिडर करना है। फिर by the end of the introduction, the document has very clearly set up the dilemma that give rise to need for clear thinking about research ethics. ये हमारा कोड है जो उसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें 3 पार्ट थे, हमने देखा था बेसिक प्रिंसिपल, क्लिनिकल रिसर्च एंड नॉन थेरेपेटिक क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, अब हम लोग 2.4 में आ जाते हैं। न्यूरेमबर्ग कोड 1947। The judgment by the War Crime Tribunal at Nuremberg lays down 10 standard, उसमें उन्होंने 10 स्टैंडर्ड पॉइंट्स बताए जिसके बेसिस पे आपको पेशेंट पे मेडिकल रिसर्च करना है, उससे ना प्लस ना उससे माइनस। The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. सबसे पहला काम होता है आप उस पेशेंट से पूछो कि भाई तुम पे हम ये स्टडी करना चाहते हैं, करें कि ना करें। अगर वो रिटर्न कंसेंट देता है कि हाँ मैं तैयार हूं तो आप प्रोसीड करिए, अगर वो कहते हैं मैं तैयार नहीं हूं देन डिक्लाइन, फिर आप नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट ढूंढिए। द वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट is absolutely essential. Person involved such have legal capacity to give consent. मतलब कोई भी unsound patient जो mentally sound ना हो, forcefully, fraudly, deceit, duress, overreaching, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और and should have sufficient knowledge and comprehension of the element of the subject matter as to enable him to make an understanding and enlightened decisions. मतलब कि आपको पेशेंट को सारी रिसर्च के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा 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 है तो उसको क्या करना है, तो अपना खुद ही आपको बताएगा। This latter element required that before the acceptance of an affirmative decision by the experiment subject, there should be made known to him. जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो उसको पता होना चाहिए, द नेचर, ड्यूरेशन, पर्पस उसका क्या है तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का, मेथड एंड मीन बाय विच इट इज टू बी कंडक्टेड, किस तरीके से आप उसको कंडक्ट करोगे उस स्टडी को, उसके वो इनकन्वीनियंस क्या हो सकते हैं, उसके हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या रीजनेबल टू बी एक्सपेक्टेड, एंड मतलब क्या क्या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं किस पेशेंट्स में, कुछ को नहीं होते, तो ये पेशेंट को पता होना चाहिए कि ये भी हो सकता है। एंड द effect upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment. तो ये सब चीजें उसको बता के रखनी है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। सारे pros and cons we have to explain to the patient. The experiment should be such as to yield fruitful result for the good of the society. एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए जो आप जब पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल होना चाहिए कि हाँ उसमें अगर आप किसी ड्रग को लेके कर रहे हो तो उस ड्रग की एफिकेसी क्या है, वो कितने मतलब किस एज ग्रुप में या किस जेंडर में या किस एथनिसिटी में कितना वो हेल्पफुल कर रहा है, क्योर कर रहा है पेशेंट को। The experiment should be so designed and based on the result of animal experimentation and the knowledge of the natural history. सबसे पहले जो वो होता है एक्सपेरिमेंट वो पहले एनिमल्स पे होता है फिर वो ह्यूमन पे होता है। अगर उस पे एनिमल्स में कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। The experiment should be conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury. No experiment should be conducted where there is a priority reason to believe that or मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जिससे कि पेशेंट की डेथ हो जाए व वो डिसेबल हो जाए। The degree of risk to be taken should never exceed that determined by humanitarian importance.
मतलब इंसानियत के बढ़कर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। proper preparation should be made and adequate facilities provided to, जैसे कि हमने किसी मेडिसिन पे हमें रिसर्च करनी है तो हम उससे रिलेटेड जो भी साइड इफेक्ट्स है उनको ध्यान में रखते हुए हम सारी फैसिलिटी उस जगह पे रखेंगे कि अगर कोई भी साइड इफेक्ट हो तो तुरंत हम उसको पेशेंट को कोई उसमें एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो जाए, कोई एलर्जी हो जाए, तो वो सारी हमारी मेडिसिन ड्रग्स तैयार रहनी चाहिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। During the course of the experiment, the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible. अगर वो बीच में उसको छोड़ना भी चाहता है तो वो ब्रेक हो रही है। सॉरी, क्या हुआ? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सॉरी मैम लक्ष्मी मैम, आपका नेटवर्क इशू है, मैम की नहीं हो रही है। आपकी बात ब्रेक हो रही है, मैम की क्लियर वॉइस आ रही है। ठीक है। आप फिर से रिज्वाइन करो। During the course of the experiment, the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage if he has probable cause to believe in the exercise of good faith, superior skill and careful judgment required of him. कि अगर पेशेंट पे कुछ भी, अगर उसको डिसेबिलिटी हो रही है, इंजरी हो रही है, डेथ हो रही है, उसको ऐसा कुछ लगता है, कुछ उसको कंडीशंस ऐसी लगती हैं, तो he has to stop that experiment. फिर है 2.5 एथिकल प्रिंसिपल फॉर मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने ये एथिकल प्रिंसिपल्स बनाए हैं। इट इज adopted by the 18th World Medical Association General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964 and amended from time to time. Amended मतलब जो changes होते रहते हैं। इसमें the introduction part, the World Medical Association has developed the DOH, Declaration of Helsinki, as a statement of ethical principles. जो इसे 2000 वर्ड्स के जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उसको पूरा उन्होंने जो फिजिशियन है उनके गाइडेंस के लिए उसको अप्लाई किया है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ द पीपल। Declaration of the Geneva of the World Medical Association binds the physician with the words less than 2000 words में उनको दिया है बांध कि भाई इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते अपने एक्सपेरिमेंट्स में। Medical progress is based on research which ultimately must rest in part on experimentation. जो भी मेडिकल जो प्रोग्रेस होगी वो पेशेंट के हेल्थ को देखते हुए आगे बढ़ाई जाएगी। In medical research on human subject, consideration related to the well-being of the human subject should take preference over the interest of science and society. ये हर जगह पर है कि भाई आपको जो सब्जेक्ट है यानी जो आपका ह्यूमन है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो वो आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। The primary purpose of medical research involving human subject is to improve prophylactic, diagnostic and therapeutic procedures and the understanding of the etiology and pathogenesis of disease. जो प्राइमरी पर्पस होता है मेडिकल रिसर्च का इसलिए इन्वॉल्व करता है ह्यूमन सब्जेक्ट को कि उसका प्रोफाइलेक्टिक कि कोई भी उस चीज को प्रिवेंशन के लिए जो ये प्रोफाइलेक्टिक किया जाता है। डायग्नोस्टिक मतलब उसमें आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करो एंड थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स जो होते हैं तो उससे कोई भी डिजीज है उसकी एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस मतलब कि उसका कॉज क्या है और वो कैसे बीमारी कर रहा है, पैथोजेनेसिस, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। Even the best proven prophylactic diagnostic and therapeutic method must continuously be challenged to research for their effectiveness, efficiency, accessibility and quality. ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। In current medical practice and medical research, ये तीनों हो गए prophylactic, diagnostic and therapeutic procedure involve risk and burdens. क्योंकि बहुत
बहुत सारे ऐसे जो प्रोसीजर्स हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं एंड दे आर रिस्क ऑल्सो, रिस्की ऑल्सो। इकोनॉमिकली है, मेडिकल ये एडवांटेजेस भी हो जाते हैं। Special attention is also required for those who cannot give or refuse consent for themselves. Special attention उनको भी देनी है कि जो कंसेंट उन्होंने नहीं दिया है। जैसे जो हमारा कुछ जो मना कर देते हैं उनको हम लोग कंट्रोल ग्रुप में रख देते हैं। कंट्रोल ग्रुप मतलब जिसमें हम उसको जो अपना ट्रीटमेंट जो अपना हमारा रिसर्च है उसमें इन्वॉल्व नहीं करते, पर हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं अदर देन दैट ट्रीटमेंट। रिसर्च इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो उसको अवेयर होना चाहिए एथिकल, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर रिसर्च ऑन ह्यूमन बीइंग। उसको एथिकली, लीगली और रेगुलेटरी उसको पता होना चाहिए कि उस कंट्री में क्या जरूरी है और क्या सही है रूल के हिसाब से। बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑल मेडिकल रिसर्च, it is the duty of the physician in medical research to protect the life, health, privacy and dignity of the human subject। अब वो उसमें रिसर्च में आ गया है तो वो हमारे लिए एक सब्जेक्ट हो गया है। इसलिए जब भी किसी पेशेंट का हम लोग जो उसमें स्टडीज में इन्वॉल्व करते हैं उसका कभी नाम नहीं वो करते। उसका हमारा मास्टर चार्ट बिल्कुल अलग होता है। उसमें हम किसी भी पेशेंट का कभी भी नाम उसमें नहीं करते कि इस पेशेंट की ये हमें प्रॉब्लम पता चली। वो हमारे लिए एक सब्जेक्ट है विदाउट एनी नेम। मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट मस्ट कंफर्म, मतलब इट शुड बी फॉलो द लॉ टू जनरली एक्सेप्टेड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बी बेस्ड ऑन अ थॉरो नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक लिटरेचर। जो भी वो स्टडी कर रहा है उसका एक लिटरेचर होता है। जो पुरानी स्टडीज हो रखी होती हैं या कुछ ऑनगोइंग स्टडीज होती हैं तो उसके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एडिक्वेट लेबोरेटरी होनी चाहिए। फिर एप्रोप्रिएट कॉशन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड, एप्रोप्रिएट कॉशन रखना चाहिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। द डिजाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट शुड बी क्लियरली फॉर्मुलेटेड। जो एनिमल रिसर्च होते हैं वो हमारे प्राइमरी रिसर्च होते हैं और जो ह्यूमन बीइंग पे होते हैं वो हमारे सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी में हमारा जो एनिमल पे हम लोग रिसर्च करते हैं उसमें सारे उसके साइड इफेक्ट्स, उसके एफिशिएंसी, सारी चीजें हमें पता होती हैं। This protocol should be submitted for consideration, comment, guidance, and where appropriate, approval to a specially appointed ethical review committee। Ethical committee होती जो उन सबको